हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंजाइम्स का रिमेनिंग पार्ट है। जो छोटा सा पोर्शन एक बच गया है उसको कंप्लीट करेंगे और वो है एंजाइम्स इनहिबिटर्स। एंजाइम के जो इनहिबिटर होते हैं हिंदी में उनको बोलते हैं संदमक, जो अभिक्रिया को कम करते हैं। तो कंपाउंड्स इनहिबिट द एंजाइम एक्टिविटी आर कॉल्ड एंजाइम इनहिबिटर। ऐसे पदार्थ जो एंजाइम अणु की संरचना में परिवर्तन करके उनकी उत्प्रेरण की क्षमता को प्रभावित कर देते हैं उनको एंजाइम संदमक कहा जाता है। ये जो इनहिबिटर्स हैं ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और दूसरा है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। हिंदी में बोलेंगे प्रतियोगी संदमक और अप्रतियोगी संदमक। तो एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होते हैं। जो प्रतियोगी संदमक होते हैं ये कंपटीशन करते हैं फॉर एक्टिव साइट। मैंने पहले बता दिया आपको कि एंजाइम का मॉलिक्यूल मैक्रो मॉलिक्यूल होता है और उसका एक छोटा सा भाग उसकी एक्टिव साइट होता है जिससे कि सबस्ट्रेट जुड़ता है। तो यहाँ पर डायग्राम की मदद से इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। ई फॉर एंजाइम, एक एंजाइम का बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाया है ग्रीन कलर से और सबस्ट्रेट जिसको जुड़ना है वो बनाया है और एक बनाया है इनहिबिटर। अब फर्स्ट में जो कोशिका है उसमें सब कुछ होता है, तो एंजाइम भी मौजूद है, क्रियाधर या सबस्ट्रेट भी मौजूद है और इनहिबिटर भी मौजूद है। होना तो ये चाहिए कि एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़े और जो उसका मोड ऑफ एक्शन कहता है कि फाइनली प्रोडक्ट बन जाता है और एंजाइम जो है वो अलग हो जाता है और फिर से नई क्रिया करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि इनहिबिटर मौजूद है और वो कंपटीशन कर रहा है एक्टिव साइट के लिए। तो देखिए अगले चित्र में जो इनहिबिटर है वो एक्टिव साइट के एक उसमें जो बना हुआ है सॉकेट सा उसमें जाकर फिट हो जाता है। अब जब इनहिबिटर पहले दौड़ के उसमें फिट हो जाएगा तो सबस्ट्रेट उससे नहीं जुड़ पाता, तो एंजाइम की क्रियाशीलता जो है वो रुक जाती है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एक्टिव साइट के लिए कंपटीशन करके एंजाइम की क्रियाशीलता को चेक कर देते हैं, रोक देते हैं। जैसे ये ऐसे ही है जैसे क्लासरूम में आपकी एक परमानेंट सीट है और आप किसी कारण से लेट हो गए आने में क्लास में, तो कोई दूसरा अगर आपकी सीट पर बैठ जाए तो आप बीच क्लास में उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते कि मेरी सीट से उठो, तो फिर आपको पीछे बैठना पड़ेगा। तो आपका जो पूरी क्लास है उसमें आपको जो आदत है कि मुझे सामने बैठ के ही मज़ा आता है या समझ में आता है वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आप वो पीरियड क्लास में आप हैं लेकिन आपका 100% आप नहीं दे पाएंगे। तो इसी तरह से एक्टिव साइट के लिए इनहिबिटर कंपटीशन करके एंजाइम की क्रियाशीलता को रोक देता है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड क्या करता है, इनहिबिटर की तरह काम करता है और एंजाइम की एक्टिविटी, कौन से एंजाइम, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, जो क्रेब्स साइकिल में इस एंजाइम की क्रियाशीलता को चेक करता है या रोकता है, इनहिबिटर या संदमक की तरह कार्य करता है। तो समझ में आ गया ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करते हैं। अब हम आते हैं दूसरा जो है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के बारे में। नॉन कॉम्पिटिटिव एक्टिव साइट के लिए कंपटीशन तो नहीं करते हैं लेकिन वो दूसरे तरह से डिस्टरबेंस करते हैं। जैसे आपकी फिक्स सीट, परमानेंट सीट पर कोई आपकी जगह तो नहीं ले रहा है लेकिन तरह तरह से आपको डिस्टरबेंस कर रहा है। वो कोई भी रीज़न हो सकता है, वो शोर हो सकता है, वो कोई कमेंट पास करके आपका ध्यान जो है वो डिस्टर्ब कर दे क्लास में। तो आप बैठे तो हैं अपनी जगह पर लेकिन आप 100% जो आप जिस पर्पस के लिए क्लास में आए हैं वो आपका
पूरा नहीं होता है। तो इसी तरह से नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को मैंने सिंबल से समझाया है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलकर हमेशा बनाते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और वो कॉम्प्लेक्स आगे चलकर प्रोडक्ट पी और में बदल जाता है और एंजाइम जो है वो फ्री हो जाता है। अब सीधे सीधे ये रिएक्शन होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि इनहिबिटर मौजूद है, नॉन कॉम्पिटिटिव है, इसलिए वो सीधे डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा है, वो एंजाइम के साथ जुड़ जाएगा, सबस्ट्रेट के साथ जुड़ने से पहले। तो E और I मिलकर EI बना देंगे, ठीक है। या फिर वो क्या करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, उसको आगे प्रोडक्ट में बदलना है, तो उस स्टेप पे जाके डिस्टरबेंस करेगा और प्रोडक्ट में बदलने वाला स्टेप तो बाधित हो जाएगा, रुक जाएगा, और इससे कुछ और नया बन जाएगा। वो क्या बनेगा, ESI बन जाएगा। मतलब एंजाइम से सबस्ट्रेट भी जुड़ गया और इनहिबिटर भी जुड़ गया, तो कुछ नया बन गया। अब जो नॉर्मल होनी चाहिए रिएक्शन वो नहीं हो रही है, तो हमारा जो एम है एंजाइम का क्रिया करने का वो पूरा नहीं हो रहा है। इसी तरह से अगर एंजाइम और इनहिबिटर जुड़ गए तो देखो जो सबस्ट्रेट है वो भी जुड़ जाता है, तो फिर वो भी जुड़ जाएगा, तीनों फिर जुड़ गए, नीचे जो रिएक्शन दिखा रही है, तो फिर से फाइनल क्या बन गया, ESI। तो हमको मिलना था प्रोडक्ट, हमको मिल रहा है ESI, और वो हमारे किसी काम का नहीं है। इसका उसके लिए उदाहरण दे सकते हैं हम, हैवी मेटल्स जो होते हैं वो अपनी उपस्थिति से बहुत सारे एंजाइम्स को वो कर देते हैं, डिस्टरबेंस कर देते हैं और क्रिया को होने नहीं देते। एक उदाहरण आप लोगों ने सुना होगा कि साइनाइड जो है उसका टेस्ट अभी तक किसी को नहीं पता, क्योंकि साइनाइड मुंह में रखते ही डेथ हो जाती है। तो साइनाइड जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो कोशिकीय श्वसन के लिए जो एंजाइम जरूरी होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, उसको तुरंत प्रभावित करता है, तो जिससे रेस्पिरेशन नहीं होने के कारण डेथ हो जाती है। तो ये एक उदाहरण हो गया। और कुछ भारी धातु या हैवी मेटल्स जिसमें है मरकरी और सिल्वर, ये एंजाइम्स को डीएक्टिवेट कर देते हैं, तो सीधे सीधे नहीं करते हैं और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहलाते हैं। तो ये आपका छोटा सा ये जो टॉपिक है एंजाइम इनहिबिटर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है। एक तीसरा और है मतलब इनहिबिशन का तरीका, और उसको कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन कैसे है कि इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है एंजाइम की क्रिया के साथ और वो इकट्ठा होता रहता है अगर कोशिका में, तो वो प्रोडक्ट ही एंजाइम की क्रियाशीलता को बाद में अफेक्ट करता है या रोक देता है। इसको बोलते हैं एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। तो इनहिबिटर अब 3 प्रकार के आपको ध्यान रखना है, पहला कॉम्पिटिटिव, दूसरा नॉन कॉम्पिटिटिव और तीसरा फीडबैक इनहिबिटर। ये जो फीडबैक इनहिबिटर्स होते हैं उसका एग्जाम्पल के लिए मैंने एक रिएक्शन डाली है यहाँ पर। जो ग्लाइकोलिसिस होता है श्वसन में, श्वसन इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है, 2 चरणों में पूरी होती है, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज जो है वो हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है और ADP बनता है, ATP यूज़ होता है। तो यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता जाएगा और उसकी क्वांटिटी जो इकट्ठी होगी कोशिका में वो खुद, मतलब फाइनल प्रोडक्ट खुद हेक्सोकाइनेज को इनएक्टिवेट कर देता है। तो एक तरह से ये क्या है, उसको सेल जो है वो रोक देती है, मतलब कोई भी प्रोसेस जो है वो लगातार चलती ना रहे। तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट खुद ही जिससे बना है एंजाइम की मदद से उसी को आराम दे देता है कि अब तुम चुपचाप बैठ जाओ, मुझे ज़रूरत नहीं है, तो इनहिबिट हो गया। तो इसका एक्यूमुलेशन प्रोडक्ट का होता है, इकट्ठा हो जाना, उसको कहते हैं इकट्ठा हो जाना। तो संचयन उत्पादन को संदमित करता है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के आपको डिस्कस करने हैं। अब हम आते हैं
इन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स पर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की सक्रियता को प्रभावित करते हैं? तो सबसे पहला है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। देखो, हर एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पर रिएक्ट करता है। अब यदि सबस्ट्रेट की मात्रा बहुत कम हो तो एंजाइम के अकॉर्डिंग मात्रा नहीं हो तो क्रिया अच्छे से नहीं होगी। तो फिर सबस्ट्रेट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। मतलब सबस्ट्रेट मतलब आपका ये क्रियाधर। तो क्रियाधर की सांद्रता ऐसा नहीं है कि अगर क्रियाधर की मात्रा हम बढ़ाते ही चले जाएं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ता चला जाएगा। मैंने एक ग्राफ के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। एक तरफ है रेट ऑफ रिएक्शन जो एरो से ऊपर दिखा रही है जाते हुए, दूसरी तरफ है सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन। तो जैसे ही हम सबस्ट्रेट को बढ़ाते हैं माध्यम में तो ये जो है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है कुछ समय तक, और उसके बाद एक लेवल पर जाकर वो Vmax पर पहुंचने के बाद क्रियाधर की मात्रा पुनः अगर हम बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? इसका कारण यह है कि अभिक्रिया की अधिकतम दर पर एंजाइम के सभी सक्रिय स्थल मतलब एक्टिव साइट क्रियाधर द्वारा अवरुद्ध कर दिए जाते हैं। वही यही आ गया कि फाइनल प्रोडक्ट जो फीडबैक इनहिबिशन हो गया। तो जो क्रियाधर जो बना ना, क्रियाधर खुद ही क्या कर रहा है, सबस्ट्रेट खुद ही क्या कर रहा है, एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने से क्या होगा, आप कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। तो इसको ग्राफ बना के आपको एग्जाम में बताना है। दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। इसी तरह से अगर एंजाइम अगर बढ़ाते चले जाएं तो कुछ समय के पश्चात एक समय तक वृद्धि होगी, लेकिन एक बिंदु के पश्चात अभिक्रिया की दर स्थिर हो जाती है। तो सेम सबस्ट्रेट की तरह एंजाइम का कंसंट्रेशन ऐसा नहीं है कि ज़्यादा करते चले जाएंगे और रिएक्शन अच्छे से होती जाएगी। तीसरा है बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करता है, और वो है टेम्परेचर या तापमान। क्योंकि एंजाइम कोलाइडल प्रकृति के होते हैं इसलिए वो टेम्परेचर के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, और एक तापक्रम के बाद वे विकृत हो जाते हैं, मतलब उनकी प्रकृति नष्ट हो जाती है और उनकी जो क्रिया करने की क्षमता है जिसको बोलते हैं उत्प्रेरण क्षमता, वो भी समाप्त हो जाती है। तो बहुत कम तापमान अगर 0 डिग्री हो तो एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो 40 से 45 तो भी वो एंजाइम जो है वो उसके जो बंध हैं बॉन्ड हैं वो टूट जाते हैं और विकृतीकरण हो जाता है, उसका नेचर खराब हो जाता है और उसके गुण नष्ट हो जाते हैं, तो फिर क्रिया नहीं होती है। तो 30 से 40 डिग्री या फिर हम कह सकते हैं 25 से 40 डिग्री के बीच में जो है ना टेम्परेचर, वो एंजाइम की क्रियाशीलता को सूट करता है, उनके लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो है पीएच। पीएच मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। पीएच महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि एक निश्चित सांद्रता पर ही एंजाइम पूर्ण रूप से क्रिया करता है, और प्रत्येक एंजाइम किसी निश्चित पीएच पर ही कार्य करता है। तो उदाहरण के लिए मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं आपको। एक पेप्सिन एंजाइम है जिसको अगर अच्छे से क्रिया करनी है तो उसको 2 पीएच चाहिए, एसिडिक होना चाहिए माध्यम। उसी प्रकार से यूरिएज एंजाइम बहुत कॉमन सुनने में आएगा बार बार, वो 7 पीएच मतलब न्यूट्रल होना चाहिए माध्यम, तब अच्छे से क्रिया कर पाता है। तो अलग अलग पीएच पर अलग अलग एंजाइम की सक्रियता को मैक्सिमम नोटिस किया गया है वैज्ञानिकों द्वारा। तो पीएच इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं जो फैक्टर है वो है जल या पानी। पानी जो है हर कोशिका का 90 से 95% तो पानी ही होता है। अगर कोशिका टर्जिड हो, आशून हो, अच्छे से उसमें पानी की मात्रा हो तो नेचुरली सब क्रियाएँ अच्छे से चलती हैं। अगर फ्लैसिड हो, अगर पानी की कमी हो, कोशिका सिकुड़ी हुई हो, प्रोटोप्लाज्म सिकुड़ा हुआ हो, तो फिर पानी नहीं मिलेगा तो एंजाइम की सक्रियता अच्छे से नहीं रह पाती है।
तो उनको जैसे कि जो हम लोग भिगो के जब ये खाते हैं, स्प्राउटेड जो होता है उसको भिगो के जब दालें हैं, जैसे मूंग है या ड्राई फ्रूट्स हैं, तो ऐसे कहते हैं ना कि इनको भिगो के खाना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, पानी की मात्रा अंदर चली जाती है, बीज फूल जाते हैं और फिर उसके एंजाइम्स जो हैं वो अच्छे से सक्रिय हो जाते हैं, तो उसका फिर पाचन जो है ना बॉडी में वो अच्छे से होता है। इसलिए अंकुरित अन्न, जब किसी कोई बीमार होता है या कमजोरी जिसके बॉडी में रहती है, उसको डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि आप अंकुरित अन्न खाओ। वैसे भी वीक में 1 या 2 बार अंकुरित अनाज खाने की सलाह दी जाती है। तो उसका रीज़न यही है। अब आते हैं हम नेक्स्ट जो है मेटल आयंस। अब मेटल के आयंस बहुत तरह के होते हैं। अगर मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, कॉपर है, मैंगनीज है, तो ये सब क्या करते हैं, ये कोफैक्टर्स होते हैं, मतलब ये एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। तो इनके होने से तो एंजाइम की एक्टिविटी एनहेंस हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर कुछ मेटल्स अगर मौजूद हैं जो नहीं होने चाहिए, जिनको हम हैवी मेटल्स कहते हैं, जैसे कि सिल्वर है, जिंक है, लेड है, कैडमियम है, तो ये मरकरी है, ये सब क्या करते हैं, ये एंजाइम को खराब करते हैं, उसकी सक्रियता कम कर देते हैं। तो फिर इनकी उपस्थिति हैवी मेटल्स की अपनी बॉडी में नुकसान करती है, क्योंकि एंजाइम्स की क्रियाशीलता के बिना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की कल्पना करना बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं सकता अच्छे से। तो फिर एंजाइम इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपके कोर्स में डाला है, इसको बहुत अच्छे से तैयार करो। और फुल क्वेश्चन भी आता है और शॉर्ट नोट भी आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंजाइम इनहिबिटर्स, या फिर राइट अ नोट ऑन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी। इस तरह से क्वेश्चन आता है कि उन कारकों का वर्णन करिए जो एंजाइम की सक्रियता को प्रभावित करते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। मैं आज असाइनमेंट डालने वाली हूँ, आप उसको करके रख लीजिए और जब हम आपसे चाहेंगे तब आप उसको व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। थैंक यू।